चले आगे बढ़ते हैं और अब खबर बस्ती से है, जहां पर अतिक्रमण हटवाने गए दरोगा ने गुंडागर्दी दिखाई है, दबंगई दिखाई है। सब्जी की टोकरी को कूड़े की गाड़ी में फेंकवा दिया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सड़क किनारे सब्जी बेच रहा था युवक और व्यापारियों ने पुलिस की बर्बरता के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। ये देखिए, सब्जी को कहां कूड़े के डब्बे में, कूड़े की इस गाड़ी में फेंकवाया जा रहा है। एसपी ने सीओ हरैया को मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रहे हैं। दरोगा साहब वर्दी का रौब दिखाते हुए इन बेचारे गरीबों, मजलूमों के साथ किस तरह की क्रूरता, किस तरह का अन्याय कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। देखिए, दरोगा साहब थे, पहुंचे हुए थे, धमक के साथ पहुंचे, और देखिए जो सब्जी की टोकरी है, कैसे कूड़े की गाड़ी में उसको फेंकवाया गया। कितनी मेहनत से ये शख्स लेकर आया होगा इस सब्जी को। उसके घर के सदस्यों का भरण पोषण होना था उससे, लेकिन कूड़े की गाड़ी में फेंकवाया दरोगा साहब ने। अगली खबर लखनऊ से। हाईकोर्ट के वकील की पत्नी के अपहरण का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 9 आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक फरार हैं। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। लखनऊ पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र से महिला को बरामद कर लिया है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में बीते 6 तारीख को हाई प्रोफाइल अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जबकि 9 लोग जो उसके साथी थे वो फरार हैं। एसटीएफ की टीम ने महिला को बरामद कर लिया है। सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में 6 तारीख को उस महिला का अपहरण किया गया था। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव रिटायर आईएएस अनूप चंद्र पांडे देश के चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, और यूपी के पूर्व मुख्य सचिव को यह अहम जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं इस वक्त। अनूप चंद्र पांडे देश के चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, रिटायर हुए हैं, और अनूप चंद्र पांडे को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, चुनाव आयुक्त बनाया गया है। शाहजहांपुर से अगली खबर। सूदखोर अविनाश वाजपेयी गिरफ्तार हो गया है। कल परिवार ने सूदखोर से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। पति, पत्नी और 2 बच्चे। सूदखोरी से तंग आकर दवा विक्रेता ने खुदकुशी कर ली। पूरे परिवार ने एक साथ आत्महत्या की थी, और इन तस्वीरों को जिसने भी देखा, इस घटना को जिसने भी सुना, वो दहल गया। सूदखोरी से तंग आकर दवा विक्रेता ने परिवार समेत आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूदखोर अविनाश वाजपेयी गिरफ्तार कर लिया गया है। 7 जून को पूरे परिवार ने इससे परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पति, पत्नी और 2 बच्चे एक साथ सभी ने आत्महत्या कर ली, और जिस सूदखोर की वजह से कदम उन्होंने उठाया था उसका नाम अविनाश वाजपेयी है, और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो पूरे परिवार के साथ जिस शख्स के कारण पूरे परिवार ने मौत को गले लगाया, वो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। नाम है अविनाश वाजपेयी। तस्वीरों में आप उसको देख रहे हैं। 7 जून को पूरे परिवार ने अपने ही घर के अंदर कर्जा हो जाने से तंग आकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब बुंदेलखंड की हर छोटी बड़ी खबर फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और एक-एक करके फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं बुंदेलखंड से जुड़ी हर खबर पर। हमीरपुर में लोगों ने रुपए का बैग छीनकर भाग रहे टप्पेबाज को पकड़ लिया है और उसकी जमकर पिटाई कर दी है। आरोपी को पीटने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। जालौन में नाबालिग से छेड़खानी करने पर महिलाओं ने मनचले की चप्पलों से पिटाई कर दी। छेड़खानी कर रहे शौदे ने स्थानीय लोगों ने उसको जमकर पीटा और पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। घटना उरई कोतवाली इलाके के राठ रोड की है। बांदा में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने शादी समारोह में गए एक परिवार के घर पर चोरी को अंजाम दिया। बाद में पीड़ित परिवार से पुलिस को उसकी सूचना पहुंची और पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। ललितपुर में एक सिरफिरे प्रेमी की करतूत का खुलासा हुआ है। आरोपी ने प्रेमिका से शादी नहीं होने से नाराज होकर उसके घर के दरवाजे पर विस्फोटक रख दिया। ऐसा उसने प्रेमिका के परिवार वालों को धमकाने के लिए किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झांसी में पीएनजी सप्लाई और मोबाइल रीफिलिंग यूनिट की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएनजी सप्लाई की शुरुआत की है, और साथ ही स्थानीय पीएनजी ग्राहक परिवारों से इस दौरान उन्होंने बातचीत भी की। तो सुपरफास्ट अंदाज में बुंदेलखंड की खबरें आपने देखी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबर आगरा से। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। आज दोपहर तक पारस अस्पताल सील भी हो सकता है।
वहीं मॉकड्रिल मामले में पारस अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। अभी अस्पताल में कोरोना के 55 मरीज भर्ती हैं। सभी को एसएनएमसी में शिफ्ट किया जा सकता है। परिवार वालों के पास एक विकल्प है कि वो चाहे तो किसी निजी अस्पताल भी या दूसरे अस्पताल भी मरीज को ले जा सकते हैं। ये उन पर निर्भर करता है। और अभी इस वक्त 55 मरीज भर्ती हैं इस अस्पताल में और इस अस्पताल को सस्पेंड कर दिया गया। आगरा में ऑक्सीजन की वो मॉकड्रिल, वो जानलेवा मॉकड्रिल के नाम पर मरीजों की जो जान से खिलवाड़ किया गया, ये वही पारस अस्पताल है। अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है और उसके बाद ये गुंडागर्दी पर उतर आया है। मंगलवार की शाम आगरा के पारस हॉस्पिटल की करतूत की वजह से जान गंवाने वाले मरीजों के नाराज परिजन अस्पताल के बाहर डटे हुए थे और इसी दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने वहां पर मौजूद लोगों से मारपीट करनी शुरू कर दी। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब पारस अस्पताल के बाहर मौजूद लोगों ने मारपीट शुरू की। आप देख सकते हैं कि कैसे पारस अस्पताल को सील करने की कार्रवाई से बौखला गए अस्पताल के कर्मचारी, अस्पताल प्रबंधन और विरोध करने के लिए वहां पर जुटे मृत मरीजों के परिजनों से उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। आपको ये बताते हैं कि सोमवार को एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि पारस अस्पताल में कोरोना संकट के दौरान कैसे ऑक्सीजन की मॉकड्रिल के नाम पर वहां पर भर्ती मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। और इसी खबर के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पारस अस्पताल को सील करके महामारी एक्ट के तहत अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। लेकिन इस कार्रवाई से पारस अस्पताल के कर्मचारी किस कदर बौखलाए हैं आप तस्वीरों में देखिए। अब वो मरीजों के परिजनों से मारपीट करने पर उतारू हो गए। उधर सहारनपुर में एक हैंडपंप ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। मामला सहारनपुर के बेहट का है, जहां पर एक दुकान के सामने बरसों पुराने हैंडपंप को प्रशासन ने दुकानदार की शिकायत पर हटाया। लेकिन हैंडपंप हटाने के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर आई और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब सहारनपुर पुलिस ने धरना दे रहे कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और मसूद अख्तर को हिरासत में लिया। हालांकि जब कांग्रेस का विरोध चल रहा था तब प्रशासन ने उसी जगह पर दोबारा हैंडपंप लगाने का आश्वासन दे दिया। लेकिन प्रशासन की तरफ से दिए गए आश्वासन के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यानी दो तरफा प्रदर्शन शुरू हो गया। एक वो जिनको हैंडपंप चाहिए, एक वो जिनको हैंडपंप नहीं चाहिए। और अब मांग ये कि जहां से हैंडपंप उखाड़ा गया है वहां दोबारा ना लगाया जाए। हमने प्रशासन से कहा कि आपने क्यों काटा है ये। हम वहाँ धरने पे बैठ के दोनों विधायक मसूद अख्तर जी मेरे साथ थे, मुजफ्फर अली जी मेरे साथ थे। और वहाँ पर बैठने के बाद प्रशासन ने विश्वास दिला कि ये नल ही लग जाएगा। परसों हम विश्वास करते रहे, हम बैठे रहे, लेकिन वहाँ के जो हिंदूवादी संगठन जो यहाँ इस बेहट कस्बे की अमन खराब करना चाहते हैं वो लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने वहाँ के जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा और बजरंग दल के लोग थाने पर नंगा नाच किया उन्होंने। यदि सड़क के बीच में आ रहा है, यदि वो 1000 साल पुराना था, सड़क की व्यवस्था को खराब कर रहा है तो क्यों नहीं खड़ा जाएगा वो। अब आपका एसडीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला? आज एसडीएम साहब ने कहा कि व्यवस्था खराब कर रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से नड़ उखड़ गया तो उखड़ गया, हम अपना वापिस आ रहे शांतिपूर्ण तरीके से। कि 2-3 दिन से प्रशासन लगा हुआ है और इसी बात को लेकर यहाँ पर ये दो विधायक हैं ये यहाँ पर आ रहे थे जिससे कि यहाँ भीड़ इकट्ठा होती और जो है अभी कोरोना काल में इस दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर उनको वापस उनके घर भेज दिया। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 32 से जिला पंचायत सदस्य सुनीता यादव के पति रामरेश यादव को वृंदावन में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि किसी ने रामरेश के खिलाफ थाना सिरसागंज में मुकदमा लिखवाया था। वहीं रामरेश की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिरसागंज थाने का घेराव किया और रामरेश यादव को छोड़ने की मांग करने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर एक खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाने का वक्त चला है। तो चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं वेस्ट यूपी की हर एक हलचल। आगरा में मौत की मॉकड्रिल करने वाले पारस हॉस्पिटल के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने जिला प्रशासन और एसपी को शिकायत की और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की गई है। कासगंज की ढोलना पीएचसी में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हैरान कर देने वाली करतूत सामने। यहां पर लाखों रुपए की दवाई को तालाब के किनारे फेंक दिया गया। इस मामले में सीएम ने ढोलना पीएचसी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। बागपत के छपरौली थाना पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने शराब माफिया की 15 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया, जिसमें 250 वर्ग मीटर में बना एक मकान भी शामिल है। पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
कोरोना कर्फ्यू के खत्म होने के बाद आज से दोबारा नोएडा मेट्रो पटरी पर दौड़ने को तैयार है। मेट्रो के संचालन से पहले सभी सुरक्षा मानकों और कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर एनएमआरसी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ोतरी का विरोध तेज हो गया है। नगर निगम वार्ड 53 के पार्षद मनोज चौधरी ने अपने वार्ड में टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर मुंडन करा दिया और अपने वार्ड में ही धरने पर बैठ गए। मेरठ के कोरोना संक्रमित डॉक्टर पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा का इस्तेमाल किया गया और संक्रमित डॉक्टर शुगर और बीपी जैसी बीमारी से ग्रस्त थे। हालांकि इंजेक्शन लगने के बाद उनकी सेहत में तेजी से सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। अलीगढ़ में शराब माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई का एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण ने ब्यौरा पेश किया है। एडीजी जोन ने बताया कि घटना का सीएम ने तत्काल संज्ञान लिया। डीआईजी और एसएसपी की देखरेख में सभी आरोपियों के खिलाफ अब तक 17 एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्य आरोपी समेत 62 लोग गिरफ्तार हुए। हाथरस में दिन दहाड़े एक चाय बेचने वाले को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी। गोली लगने से राधा किशन गुप्ता नाम का शख्स घायल हो गया और इसे जिला अस्पताल अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अगली खबर जो हमें मिल रही है वो देहरादून से सुबह 11 बजे आज सेक्रेटरीट में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और उसमें हो सकते हैं कई अहम फैसले। और इस बैठक में कोरोना कर्फ्यू से राहत और कोविड-19 से जुड़े मामलों पर फैसला हो सकता है। पर्यटन से लेकर औद्योगिक विकास, गृह विभाग, महिला और बाल विकास से जुड़े हुए भी कई अहम फैसले हो सकते हैं। और रवि कैंतूरा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, कहा जा रहा है कि ये कैबिनेट की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। किन किन विषयों पर, किन किन मसलों पर चर्चा हो सकती है, क्या निकल कर आ सकता है कैबिनेट की बैठक से? बिल्कुल राजीव, देखिए बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है और 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक देहरादून सचिवालय में शुरू हो जाएगी। लेकिन आज की जो बात है, क्योंकि लगातार कोविड के जो मामले हैं उत्तराखंड में धीरे धीरे कम भी हुए हैं और ऐसे में जो रियायतें भी दी जा रही हैं, लेकिन कोविड को लेकर क्या आगे गवर्नमेंट सोच रही है, इसको लेकर क्या बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और क्या इसको लेकर मसले आज कैबिनेट में रखे जाएंगे, उन पर वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इसके साथ ही जो तमाम विभाग हैं उससे जुड़े हुए भी मसले आज कैबिनेट में होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और जो जानकारी हमारे पास है वो ये है कि जो आज की कैबिनेट है उसमें खास तौर पर आपदा को लेकर, क्योंकि अब जैसे कि मानसून सीजन 20 तारीख के करीब जो है मानसून उत्तराखंड में आ जाएगा और ऐसे में जो आपदा संभावित जो क्षेत्र हैं और ऐसे क्षेत्रों के लिए किस तरीके की नीति बनाई जानी है, क्योंकि इससे पहले भी आपदा प्रबंधन मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया जाएगा आपदा को लेकर कि जो एक संशोधित नीति जो है आपदा की बनाई जानी है, जिसमें चाहे घरों के पुनर्स्थापन की बात हो या गाँवों के विस्थापन की बात हो, ये तमाम चीज़ इसमें शामिल होंगी। और ये जो नीति है इसमें सीधे सीधे आगे आने वाले 50 सालों को देखते हुए बनाया जाएगा कि आगे 50 सालों की क्या कहीं ना कहीं क्या नीड्स हैं और किस तरीके से अभी जो नीति बनाई जाएगी उसको संशोधित किया जाएगा। तो आपदा के लिहाज से आज भी एक अहम प्रस्ताव जो है कैबिनेट में लाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कोविड को लेकर बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट में लिए जा सकते हैं और इसके साथ ही गृह विभाग की बात करें, समाज कल्याण विभाग की बात करें और अगर हम बात करें वात्सल्य योजना की तो उसको लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले हैं कि किस तरीके से इन सब चीजों का क्या बता रहे हैं कि वात्सल्य योजना, कोविड और आपदा से जुड़े हुए कुछ मसले हैं, उन पर चर्चा होगी और कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, आज से देहरादून के दून अस्पताल में सामान्य बीमारियों के लिए ओपीडी की शुरुआत। रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही लेकिन मरीजों को नंबर मिलेगा। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा। रजिस्ट्रेशन होगा और सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ओपीडी चलेगी। प्रत्येक डॉक्टर 25 मरीजों को देख सकेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आप जा सकेंगे। नंबर आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का वक्त रजिस्ट्रेशन का, जो कि 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये ओपीडी चलेगी। और अगली खबर देहरादून से, आज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। 9, 11 और 14 जून को वाइन शॉप्स खोली जाएंगी। पुलिस प्रशासन के लिए शराब की दुकानों पर भीड़ को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए शराब की दुकानों के बाहर मार्किंग की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये गोले बनाए गए हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी कि शराब की दुकानें खुलते ही भीड़ टूट पड़ती है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग क्या बरकरार रह पाएगी? क्या वो भयानक तस्वीरें दोबारा तो सामने नहीं आएंगी? इसका ध्यान प्रशासन को रखना होगा, सख्ती भी करनी होगी। आज सुबह 8 से 11 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। लिकर शॉप्स खुलने जा रही हैं। 9, 11 और 14 जून को वाइन शॉप्स खुलेंगी। पूर्व सूचना निदेशक मेहरबान सिंह बिष्ट पर गाज गिरी है।
पीसीएस मेहरबान सिंह बिष्ट के सारे विभाग हटा दिए गए हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। पूर्व सूचना निदेशक मेहरबान सिंह बिष्ट पर यह गाज गिरी है। सारे विभाग उनसे ले लिए गए, सारे विभागों से उनको हटा दिया गया है। और अब आपको बता दें कि मानव अधिकार आयोग में सचिव बनाए गए हैं मेहरबान सिंह बिष्ट। पीसीएस रहते हुए भी आईएएस के चार्ज पर मेहरबान सिंह रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अजीत राठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बताइएगा अजीत कि मेहरबान बिष्ट क्या प्रोफाइल इनका अभी तक रहा है, काफी खास ये माने जाते हैं और किस तरह इनको यहाँ के लिए चुना गया है? देखिए, जैसे अभी आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया कि किस तरह से वो पीसीएस रहते हुए आईएएस चार्ज पर रहते थे, और किसी ना किसी सरकार में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जूनियर अफसर को भी सरकार बहुत प्रमोट करके उसको बहुत ही प्रभावशाली बना देती है। तो त्रिवेंद्र सरकार में ये पीसीएस अधिकारी है जो बहुत जूनियर हैं, तो इनको इतने बड़े चार्ज देकर रखे हुए थे और इनकी मनमानी और इनकी निरंकुशता के किस्से उस समय जग जाहिर थे। इन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं था। इनकी तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री से हुई। ये सूचना के निदेशक भी रहे हैं, डायरेक्टर माइनिंग रहे हैं, और तमाम इतने बड़े बड़े पद इनके पास रहे हैं जो आईएएस के पद होते हैं। और पीसीएस रहते हुए इनको इतना प्रभावशाली बनाया जाना हमेशा चर्चा में रहा था। अभी तीरथ सिंह रावत ने जो कुछ तबादले किए हैं, तो उन तबादलों में इनके सभी विभाग हटा दिए गए, जितने भी चार्ज थे सब छीन लिए गए हैं और इनको राज्य मानवाधिकार आयोग में पनिशमेंट पोस्टिंग पर भेज दिया गया है। जी अजीत, यानी कि मेहरबान सिंह पर पूर्व सीएम बहुत मेहरबान थे, लेकिन इस सीएम ने सारे चार्ज वापस ले लिए। बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। धारचूला में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग पर पहाड़ से मलबा आ गया, जिससे रोड बंद हो गई। रोड पर मलबा आने से लिपुलेख से धारचूला आ रहे सेना के जवान शांतिवन में फंस गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी यहां पहाड़ से मलबा गिरने से जेसीबी ऑपरेटर समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी।